association with JK Tyre, Total Control. विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमकिए प्यार से। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, डिकोड में आपका स्वागत है और आज ये डिकोड का एक स्पेशल एपिसोड है जो हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। इस समय मैं भोपाल में हूँ और भोपाल में लेक व्यू पर मैं खड़ा हुआ हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी खूबसूरत ये झील है मेरे पीछे। भोपाल में मौसम इस समय बहुत ही सुहावना है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। जैसा जयपुर में मौसम था वैसा ही लगभग भोपाल में है, बड़ी गुलाबी सी सर्दी है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। और आज हम ये एक नया प्रयोग आपके लिए कर रहे हैं कि भोपाल से आज ये एपिसोड आपको लाइव देखने को मिलेगा। अब आप ये सोचेंगे कि मैं भोपाल में क्यों हूँ, तो आज मैं भोपाल आया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि उनके कार्यकाल को 2 वर्ष पूरे हुए हैं। आज दिन में मैंने उनका एक इंटरव्यू किया है और एक व्यक्ति के तौर पर आज आप उन्हें बेहतर तरीके से जान पाएंगे और साथ ही एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो सोच है इस राज्य को लेकर उसे भी आप इस इंटरव्यू को देखने के बाद डिकोड कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही आज हम आपको बांग्लादेश के बारे में भी खबर दिखाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अब नए हमले हुए हैं। 2 हिंदू परिवार ऐसे हैं जिन्हें जलाने की कोशिश की गई है, जिनके घर को जलाने की कोशिश की गई है। और अब पश्चिमी देशों में भी वहां के खास तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन के सांसद, उनकी नज़र बांग्लादेश पर पड़ गई है और वहां पर भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसका मुद्दा इस समय वहां पर उठाया जा रहा है। और इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का 20 साल के बाद समझौता कैसे हो गया और अगर ये दोनों भाई एक साथ आ गए तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा। तो आज इन दोनों भाइयों की ताकत को भी हम आपके लिए डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा भोपाल के बारे में बताता हूं जहां मैं इस समय खड़ा हुआ हूं। ऐसा माना जाता है कि भोपाल की जो स्थापना है वो 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने की थी और राजा भोज ने तब इसका नाम भोजपाल रखा था और बाद में इस शहर का नाम भोपाल पड़ गया। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही पुराना शहर है। और एक और ख़ास बात, आजकल पोल्यूशन की बड़ी चर्चा होती है, तो आज का जो दिन है वो भोपाल में जो मिनिमम AQI रहा है आज के दिन वो है 76, मतलब AQI यहाँ पर है 76। तो हमारे देश में जो लोग ऐसे शहर में रहना चाहते हैं जहाँ पर सुहावना मौसम हो, प्रदूषण ना के बराबर हो, जगह सुंदर हो, तो उनके लिए भोपाल से बेहतर शायद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज यहाँ पर AQI रहा है 76। और मैं तो दिल्ली से आया हूँ, यहाँ पर जब मैं सांस ले रहा हूँ तो फ़र्क एकदम साफ पता चल रहा है। भोपाल में जैसे ही मैं लैंड किया एकदम से मेरे शरीर ने ये कहा कि मैं किसी नई जगह पर आ गया हूँ और प्रदूषण के मामले में तो किसी बहुत ही अच्छी जगह पर मैं आ गया हूँ। आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों से हमने सबसे पहले गांधीनगर के गिफ्ट सिटी से डिकोड का एपिसोड किया। इसके बाद हमने जयपुर में हवा महल से डिकोड का एक स्पेशल एपिसोड किया और आज हम भोपाल से ये एपिसोड कर रहे हैं। इसके पीछे मेरी मंशा ये है कि हमारे देश के राज्यों को प्रमोट किया जाए। हमारे देश के जो अलग अलग राज्यों में शहर हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। उन शहरों की एक कल्चर है, उन शहरों का खाना पीना है, उन शहरों के रीति रिवाज हैं, उन शहरों की ऐसी जगहें हैं, खूबसूरत जगहें जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैं शहर शहर जा रहा हूँ और वहाँ से मैं ये डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, असल में ये हम अपने देश में टूरिज़्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जयपुर से मैंने आपसे ये कहा था कि कभी आप जयपुर आइए, इतना सुंदर शहर है। जयपुर का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा और मैंने आपसे कहा था कि जयपुर का अगर आपको कभी वेकेशन पर जाना हो, छुट्टी पर जाना हो, तो आपको वेकेशन पर जयपुर जाना चाहिए। आज मैं भोपाल आया हूँ। भोपाल एक बिल्कुल अलग नगरी है, इसे झीलों का शहर भी कहते हैं।
एक से एक खूबसूरत शहर, झील आपको इस शहर में मिलेगी। इसलिए आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको भोपाल ज़रूर आना चाहिए। और हमारे देश के करोड़ों दर्शकों का आज मैं मध्य प्रदेश और भोपाल के लोगों की तरफ से डिकोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप ये समझ लीजिए कि आज का जो एपिसोड है ये भोपाल के लोग जो है आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए। और जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग असल में आ गए हैं। ये सब भोपाल के लोग हैं। इन्हें जब पता चला कि आज का डिकोड यहाँ से लाइव हो रहा है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मेरा दिन का एक इंटरव्यू दिखाना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको कहा, उनके कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2 वर्ष में उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, ये 2 साल उनके कैसे रहे हैं। तो आज हमने उन्हें दूरदर्शन न्यूज़ के मंच पर बुलाया था और वहाँ हमारी उनसे एक लंबी बातचीत हुई। ये बातचीत आप दिन में चैनल पर वैसे देख चुके हैं, लेकिन उस बातचीत के कुछ बेहतरीन अंश हमने आपके लिए निकाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए आज डॉक्टर मोहन यादव का ये इंटरव्यू। दूरदर्शन न्यूज़ के इस मंच पर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुधीर चौधरी जी का नाम अपने आप में बड़ा नाम है और हमने आपको कई चैनल पे और खास करके विश्लेषणों के माध्यम से एक अलग प्रकार की पत्रकारिता का रूप भी लोगों ने देखा है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आज के इस दौर में विश्लेषण के, बारीक विश्लेषण के सशक्त हस्ताक्षर अगर कोई है तो सुधीर जी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बीएससी किया, एलएलबी किया, एमए किया, एमबीए किया और उसके बाद आपने पीएचडी किया। तो मेरे हिसाब से शायद आप इस देश के सबसे पढ़े लिखे और यू आर वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड चीफ मिनिस्टर्स। अब ये भगवान की दया है। मैं थोड़ा पढ़ने में जरूर रुचि रखता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ही देश में सबसे ज़्यादा हूँ। मेरे से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये सही है कि मैं विद्यार्थी परिषद से और इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐसे कई दायित्वों का निर्वहन करता रहा, तो पढ़ने का शौक होने के कारण से समय रहा तो पढ़ते गए, आनंद आया। देखिए, जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो मैं आपके इंटरव्यूज देखा करता था शुरू में। तो शुरू के 5-6 महीने या मैं तो कहूँगा कि लगभग 1 साल तक लोग आपसे यही सवाल पूछते थे कि आप नए हैं, आप मुख्यमंत्री बने तो आपको कैसा लग रहा है, आप कैसे कर पाएंगे। ये पहला साल इन सवालों के बीच आपका बीता। फिर 2 साल अब पूरे होने के बाद अब स्थिति बदली है और अब आपसे लोग ये पूछते हैं कि आपने कैसे किया, जरा फॉर्मूला बताइए। तो जैसे आजकल वो धुरंधर फिल्म आजकल बहुत सुपर हिट हो रही है, तो आप यहाँ के धुरंधर साबित हो रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, ये बात सही है कि बहुत सारे नवाचार भी कर रही है। अलग अलग प्रकार के कामों के माध्यम से सुशासन की भी उन्नत मिसाल हम खड़ी कर रहे हैं। लेकिन शासन में केवल डेवलपमेंट नहीं, उसमें सुशासन में संवेदनशीलता भी होना चाहिए, नवाचार भी होना चाहिए और भविष्य की दृष्टि से शासन के धन का सदुपयोग होकर के अधिकतम लोगों के जन कल्याणकारी कामों के आधार पर हमको अपनी नई लकीर खींचना चाहिए और हमने उस पर काम किया। मैं इस बात के लिए आनंद के साथ कह सकता हूं कि ऐसे कई कामों को हमने हाथ में लिया और उसमें सफलता पाई है। देखिए, अब आपकी सरकार को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप अपने इन 2 वर्षों में क्या उपलब्धियों को अपनी बेहतरीन उपलब्धि मानते हैं और आप क्या मानते हैं कि अभी कौन कौन से काम जिसको हम कहते हैं कि पाइपलाइन में है? सबसे बड़ा विषय हमारे पास था, हमारे यहाँ हमारे राज्य में नक्सलवादी एक मूवमेंट का था, जिसके कारण से मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये पूरा नक्सलवादी का बड़ा एक बेल्ट था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 11 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश से लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया, आउट हो गए हवाई से। जी, ये आपका बयान काफी चर्चा में रहा था कि लाल सलाम को आखिरी सलाम आपने कर दिया। भारत सरकार ने खुद मार्च 2026 की डेडलाइन रखी है। बिल्कुल, आपने उससे पहले ही उस डेडलाइन को, ये समूचा हमारे राज्य का भी श्रेय है, हमारी रणनीति भी है और केंद्र के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का सक्रिय सहयोग
मिला और दोनों ने मिलकर के टारगेट। लेकिन आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने इसमें ऐसा क्या खास किया जैसे मैं एक कोई और मुख्यमंत्री नहीं कर पाया? जैसे हम बताना चाहेंगे कि लगभग हमने पुलिस मित्र करके 850 हमारे नई जवानों की भर्ती की। हमने सब अधिकारियों से कहा कि भाई इस टास्क पे कौन काम करना चाहता है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कई अधिकारी आए आगे, उनने कहा हम आएंगे, क्योंकि आमतौर पर इसमें रिस्क बहुत है, उतनी रिस्क उठाना। लेकिन हमारे आईजी, एसपी, डीजीपी जो इस बात को लेके आगे आए, हमने उनको सबको जोड़ा और परमात्मा ने बिल्कुल समय पे रिजल्ट दिया। इसलिए 1 साल के अंदर जो बीते 15 साल में हमारे साथ में इतनी मुठभेड़ नहीं हुई, 10 दुर्दांत नक्सलवादियों को हमने मार के ढेर कर दिया, उसका डर भी बैठा। आज हम थोड़ा मोहन यादव मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका मॉडल कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो जैसे अभी आपने कहा कि हर राज्य की कुछ मजबूतियां होती हैं और कुछ कमजोरियां होती हैं। आपने सबसे पहले किस पर काम करना शुरू किया? आपने सबसे पहले ये देखा कि मेरी मजबूती क्या है, या आपने ये देखा कि पहले मैं कमजोरी निकालता हूं क्या है और उसको मैं पहले एड्रेस करूं? मतलब जब आप बैठे होंगे, आपने अपना एक रोड मैप बनाया होगा, तो आपने सोचा होगा कि कहां से मैं शुरू करूं इसको। जी, जैसे ये आपने सही कहा, मैं जब मुख्यमंत्री बना उसके पहले 4 साल में शिक्षा मंत्री रहा हूँ। उसके 4 साल पहले मैं एमपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ। उसके 8 साल तक मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा हूँ। तो कमोबेश मुझे करीब करीब कई सारे विभागों का काम का अनुभव था, और ऐसे में मैंने जिस जगह जो सीखा था उसकी कमजोरी सीएम रहते दूर की। आपने एमबीए तो किया है, मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, वहां से आपको आइडिया आते होंगे, लेकिन मैंने ये भी सुना कि आप बहुत पहले आपने अपना व्यवसाय भी किया है। हाँ बिल्कुल, आपने अपना एक रेस्टोरेंट चलाया, खाने की होटल भी चलाई, और खेती तो मैं करता ही हूँ। उसके अलावा अपने प्राइवेट निर्माण कार्य के भी काम किए। वो ये बात सही कि मुझे गर्व है इस बात। तो आप एक अर्थशास्त्री की तरह भी सोचते हैं, और एक जैसे बिजनेसमैन होता है ना, उसको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस बराबर ये कैसे मैनेज करना है। ये आपने सही कहा कि हम अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से अगर व्यापार व्यवसाय करते हैं तो हमको ये सुचिता भी रखना पड़ती है कि हमारा व्यापार व्यवसाय चले, सही से चले, और ढंग से उसका अपना घर के गुजारा भी हो जाए। तो सरकार भी तो उसी भाव से, हम जब सरकार में आते हैं तो सरकार का अनावश्यक पैसा क्यों खर्चा होना चाहिए, सरकार के पैसे कैसे बचना चाहिए, हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली कहीं से मिल रही है तो मध्य प्रदेश से मिल रही। दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से चल रही है, आपके बताना चाहिए। मैं दिल्ली जाके बताऊंगा, वहां जरूर जरूर जरूर। जो मेट्रो में चलते हैं। लाडली बहना योजना को लेकर जब आप आए थे तो लोगों को लगा था अब आप बंद कर देंगे, पैसा लिमिटेड है, बजट लिमिटेड है। आपने बंद नहीं किया, बल्कि आपने उसका पैसा और बढ़ा दिया, गड़ा कर दिया। तो मैं आम आदमी की भाषा में या फिल्म में डायलॉग की भाषा में मैं आपसे पूछूं कि इतना पैसा आपके पास कहां से आ रहा है? जब नीति सही हो, नीयत साफ हो, काम करने का इरादा, तो भगवान भी साथ देता है, ये उसका परिणाम। हमने सभी व्यवस्थाओं को सुसंगत बनाने का प्रयास किया। 2 चीजें 2 साल में जरूर की। अनावश्यक बड़ी कोई घोषणा नहीं की जिससे हमारा पैसा वेस्ट हो, लेकिन जो जरूरी है उसके लिए उतना धन का प्रबंधन करके रखा, और हमारी पारदर्शिता के बलबूते पर जो अचीवमेंट के टारगेट है उसको हमने जरूर ध्यान रखा। पर्यटन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश के जो लोग हैं वो या तो हिल स्टेशंस पर जाते हैं, या फिर गोवा जाते हैं, या फिर अभी कहीं विदेश चले जाते हैं। अभी विदेश जाना भी कई जगह तो बहुत सस्ता हो गया है, उन्हें आप मध्य प्रदेश तक कैसे खींच कर लाएंगे? देखिए, ये अगर आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट के आंकड़े देखे भारत सरकार के, तो उसमें उत्तर मिल जाएगा इस बात का। आपने डल झील में शिकारा में बैठे होंगे? जी बिल्कुल, बैठे हैं। तो जो डल झील की क्या विशेषता है? पानी में शिकारा तो चलता है, तो हमने बड़े तालाब में चला दिया, भोपाल में शिकारा, आप यहाँ क्या आनंद लेना। आज देखें, हमने कहा कि भाई शिकारा झील में चलता है, तो वहां तो बर्फ में वो जम जाती है, तो क्या करेंगे? हमारा तो 12 महीना पानी भरा रहता है, तो इससे अच्छा आनंद क्या होगा। तो ये ऐसे कई सारे प्रयोग हमने किए हैं जिनके आधार पर पर्यटक बड़े पैमाने पर आकर्षित होते हैं। हमने अखबारों में भी पढ़ा, बाकी जगह भी हमने देखा कि आपने अपने पुत्र का जो विवाह किया वो सामूहिक विवाह आपने किया, जहां पर और लोग भी मौजूद थे लोग। तो ये आपको ख्याल कैसे आया? वास्तव में आपने जो कहा बिल्कुल सही है।
मेरे बच्चे का जहाँ विवाह, वहाँ हमारे पास के एक होटल का वेटर का बेटा भी था, एक ड्राइवर का बेटा भी था, एक गरीब किसान का बच्चा भी था। सभी प्रकार के, सभी समाजों के, कोई एक समाज विशेष नहीं। ये जो हमारे लिए आदर्श, ऊपर गंगोत्री तो गंगा से आती। मोदी जी का उदाहरण हमने सबने देखा, उनकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ और उनने कितनी सरलता के साथ, तो हमारे द्वारा भी इन सब बातों को सीखते हुए कि जीवन में अपने अनावश्यक दिखावा क्यों करना चाहिए। बड़ा आदमी दिखावा करेगा, छोटे पे खर्चा आएगा। मैं तो शिक्षा मंत्री बना तब से इस पे आग्रह करता था। जब आपने अपने बेटे को कहा कि आपका विवाह मैं सामूहिक विवाह के दौरान करवाऊंगा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने तो ये सोचा होगा कि भाई अगर हमारे पिता मुख्यमंत्री बन गए तो अब बहुत जोर शोर से, बहुत भव्य हमारा विवाह होगा, जैसा कि हम देखते हैं। केवल इतना सा बताना चाहूंगा, मेरे मुख्यमंत्री थे, मेरे दोनों बेटे का विवाह हुआ। इससे पहले बड़े वाले का हुआ था, तो बड़े वाले का विवाह भी 100 लोगों में हुआ था, तो थोड़ी तो कल्पना पहले से उसको थी। लेकिन ये भी सर्जन है जिसकी मैंने शादी की, उससे छोटा उसकी जो बहू है वो भी डॉक्टर है। तो ऐसे उनने हंसते हंसते कहा था कि पापा क्या करना, तो मैंने कहा बताओ क्या करना। हमने कहा हम तो सामूहिक विवाह का सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने ये भी सुना कि आप जब से मुख्यमंत्री बने, आप मुख्यमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। हाँ, और परिवार आपके साथ अभी नहीं रहता है? नहीं, अब क्या है, हमारे कभी कभी आता जाता है। हम, मेरे साथ थोड़ा सा परिवार बहुत छोटा सा है। एक बेटा है जिसका लास्ट ईयर विवाह किया, तो अब विवाह में मुख्यमंत्री बना उसके 2-3 महीने बाद ही हुआ। तो नई बहू आई और वो घर में रखना है, तो श्रीमती ने कहा कि आप अपना काम करो, मैं मेरा काम कर लेती हूँ, बहू को भी संभालेंगे, परिवार को भी रख लेंगे। तो ये अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जनरेशनल शिफ्ट बीजेपी में हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें जो नए नेताओं की जो तलाश है, उसमें यही चीज देखी जाती है कि संगठन का तजुर्बा हो, लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस हो और प्रशासन का भी तजुर्बा हो। आप अपने आप को इन तीनों मापदंडों पर क्या बिल्कुल खरा उतरता हुआ पाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये एक बहुत, आपकी जो एक शैली अभी आपने विकसित की है, ये बीजेपी के आगे भी भविष्य में काम आएगी? देखिए, मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि मेरे, अगर आप पॉलिटिकल लाइफ में देखोगे, जब से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो लगभग 1982 में मैं पहली बार जॉइंट सेक्रेटरी बना साइंस कॉलेज में, 1983 में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना। तो लगभग 2002 तक मैं लगातार 20 साल अलग अलग संगठन के सारे कामों को करते करते अखिल भारतीय स्तर पे काम किया। तो लगभग 20 साल मैंने वो काम किया, और 20-22 साल से अब ये प्रशासनिक काम कर रहा हूँ। अब आप नंबर दे दो जिधर देना हो, दोनों बराबर का हिसाब है, इधर से उधर कोई अंतर नहीं। आपके जो पुराने साथी हैं पार्टी में, वो मोहन पहलवान कह के भी बुलाते हैं, क्योंकि आप रेसलिंग से जुड़े हुए हैं। आप मध्य प्रदेश रेसलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आप स्टेज पर एक्टिंग भी कर लेते हैं और आप गाना भी गा लेते हैं। ये जो सारे आपके गुण हैं, क्या ये भी प्रशासन में और राजनीति में काम आते हैं? मैं मान के चलता हूँ कि अभिनय से, नाटक मंचन से, ये हमारी पुरानी पद्धतियां, इस पर सबका आनंद लेना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मैं सब में आनंद लेता। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगले साल, अभी आपको 2 वर्ष हुए, अगले साल जब हम मान लीजिए इसी समय दिसंबर में आपका 3 वर्ष पूरा होने पर जब इंटरव्यू करेंगे, तो अगला 1 साल का या 2 साल का आपका लक्ष्य क्या होगा? बहुत सरल है। जैसे हमने पहला चालू किया 2024 में महिला वर्ष के रूप में बहनों के लिए लगातार काम किया। इस साल उद्योग और रोजगार वर्ष किया। अगला साल हम कृषि वर्ष घोषित करने वाले हैं। आपको कभी अपने लिए मनोरंजन के लिए समय मिलता है, कभी फिल्म वगैरह देखने के लिए, कि आप अपने लिए भी कभी कुछ समय निकालें? अच्छी पिक्चर आती देखते हैं आनंद के साथ। क्या आपने कोई फिल्म देखी? अभी थोड़े दिन पहले ही देखी ना, बंगाल और वो केरला वाली। लेकिन अभी आपने धुरंधर नहीं देखी? धुरंधर बाकी है। धुरंधर तो आप खुद ही हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बांग्लादेश, और हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश इस समय पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए सबसे खतरनाक जगह बनी हुई है, और आज इसका एक और सबूत आ गया है। बांग्लादेश के चटगांव शहर में 2 हिंदुओं के घरों को, उनको पहले दरवाजों को बाहर से बंद किया गया, लॉक किया गया, और फिर इन घरों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, और फिर इन लोगों को वहां पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है।
अब बांग्लादेश में पिछले हफ्ते आपको याद होगा एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से वहाँ के जो हिंदू हैं वो इतने डरे हुए हैं कि वो बाहर नहीं निकलना चाहते। और अब वहाँ हिंदुओं को घरों में जिंदा जलाकर मारने की साजिशें रची जा रही हैं, कोशिशें हो रही हैं। जिन घरों में आग लगाई गई वहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक बैनर मिला है और उस बैनर पर क्या लिखा है, उसमें हिंदुओं को जान से मार देने की धमकी लिखी हुई है और यह भी कहा गया है कि उन्हें मोहम्मद यूनुस सरकार पर भरोसा ना करें, वो ये उन्हें कहा गया है। अब पिछले हफ्ते चटगांव शहर में इसी इलाके में हिंदुओं के 3 और घर जलाए गए थे और वहां भी ऐसे ही बैनर तब देखने को मिले थे। बांग्लादेश में 17.5 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ जो हैं वो हिंदू हैं, लेकिन वहां बार बार हिंदुओं के घरों में ही आग क्यों लगाई जा रही है, आज सबसे बड़ा सवाल यह है। बांग्लादेश की पुलिस कहती है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं वहां पर रुक नहीं रही हैं। लगातार हिंदुओं पर वहां पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं से मिलकर हमलों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने का ये झूठा भरोसा तो दे रही है। वो आते हैं, हिंदुओं से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये हमले रुकने का कोई नाम नहीं ले रहे। अब बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी और 32 वर्ष के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में उनके अपने भाई ने वहां की सरकार पर शक जाहिर किया है और उनके भाई का कहना है कि उनकी हत्या में इसी सरकार का हाथ हो सकता है। आप देखिए कि उसके भाई ने क्या कहा है। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। ক্ষমতাধর ছিলেন যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই, তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। ওসমান হাদির বিচার যদি না হয়, আপনারাও একদিনে বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। तो अब देखिए वहां पर बहुत इस समय हालात हिंदुओं के लिए बहुत खराब हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अमेरिका और ब्रिटेन वहां के जो सांसद हैं अब वो भी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अमेरिका के कुछ सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, ब्रिटेन के भी एक सांसद ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक बात है। बांग्लादेश में जो कुछ इस समय हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है वो सही नहीं है और बांग्लादेश में जल्दी से जल्दी लोकतंत्र की बहाली वहां पर जरूर होनी चाहिए। ये चिट्ठी की कॉपी आप देख लीजिए, ये वो चिट्ठी की कॉपी है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि वहां पर 2 अखबारों के दफ्तरों को तो जलाकर नष्ट कर दिया गया, लेकिन वहां पर एक और न्यूज चैनल को अब इसी प्रकार की धमकी दी गई है और कहा गया है कि उस न्यूज चैनल जिसका नाम है ग्लोबल टीवी, अब उस चैनल को भी धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप अपने एडिटर को तुरंत वहां से हटा दीजिए। अगर आपने अपना एडिटर नहीं हटाया तो फिर उन 2 अखबारों के दफ्तरों की तरह आपके दफ्तर को भी हटा दिया जाएगा, वहां से नष्ट कर दिया जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी।
अब इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है यानी जो बीएनपी है, उसके कार्यकारी अध्यक्ष वो वापस लौट रहे हैं। 17 वर्षों के निर्वासन के बाद कल यानी 25 दिसंबर को ये बांग्लादेश लौट रहे हैं और उनका नाम है तारिक रहमान। 60 वर्ष के तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के सबसे बड़े बेटे हैं और अब इनकी वापसी हो रही है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव होने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और उससे ठीक पहले तारिक रहमान वापस आ रहे हैं और बीएनपी के समर्थक तारिक रहमान को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद का एक बहुत बड़ा दावेदार मान रहे हैं। तारिक रहमान वर्ष 2008 से ही लंदन में रह रहे थे और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें शेख हसीना की हत्या की प्लानिंग का एक मामला भी शामिल था। लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बाद तारिक रहमान को सभी मामलों से अब बरी कर दिया गया और इसके बाद अब वो बांग्लादेश लौट रहे हैं और वो चुनावों में उनकी पार्टी इस बार हिस्सा लेगी। तारिक रहमान की वापसी की एक और वजह है, उनकी मां खालिदा जिया पिछले कई महीनों से बहुत बीमार हैं और अब तारिक रहमान बांग्लादेश में रहकर अपनी पार्टी बीएनपी का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के एक एनजीओ इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने दिसंबर में बांग्लादेश में एक सर्वे किया था। अब उस सर्वे में यह पाया गया कि बीएनपी को 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, यानी बीएनपी के सरकार बनाने की संभावना इस समय वहां बहुत ज्यादा है। और इस इंस्टीट्यूट को अमेरिकी सरकार का करीबी माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है, ये अभी से ही बांग्लादेश में बीएनपी और तारिक रहमान के लिए माहौल बना रहा है। इस चुनाव में जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियां तो शामिल हैं, लेकिन शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर यहां पर प्रतिबंध लग गया है। अब देखिए, वहां बांग्लादेश में जब भी बीएनपी या खालिदा जिया की सरकारें बनी हैं, तब वहां पर पाकिस्तान का दखल और बढ़ा है और भारत विरोधी गतिविधियां भी वहां पर तेज हो गई हैं। आखिरी बार वर्ष 2001 से 2006 तक बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार बनी थी और उस समय भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन उल्फा के आतंकवादियों को बांग्लादेश में शरण मिलती थी। अगर आप देखें तो बांग्लादेश में सत्ता वर्ष 1991 से लेकर 2014 तक, यानी पिछले 33 वर्षों में शेख हसीना और खालिदा जिया के परिवारों के बीच ही घूमती रही है। और अभी एक बड़ी खबर यह आई है कि अब से थोड़ी देर पहले ढाका में एक बम विस्फोट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कल ढाका में बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान आने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और उससे ठीक एक दिन पहले यह धमाका वहां पर हुआ है। अब मैं आपको अपने देश की राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लेकर आता हूं, अपने देश की राजनीति में लेकर आता हूं और आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज क्या हुआ है। 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एक समझौता वहां पर हो गया है और आप कह सकते हैं
एक ज़माने में लोग कहते थे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कभी साथ में नहीं आएंगे, लेकिन जैसा कहा जाता है कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, और ये दोनों तो आखिरकार चचेरे भाई हैं। आपको याद होगा 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना को छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई थी, और इसके बाद से दोनों भाई अलग अलग चुनाव लड़ते आ रहे हैं। दोनों परिवारों के लोग जो काम 20 वर्षों में कभी नहीं कर पाए, वो काम बीजेपी ने कर दिखाया, और ये दोनों असल में बीजेपी के डर की वजह से एक साथ आए हैं। पिछले एक दशक में दोनों भाइयों की राजनीतिक जमीन काफी कमजोर हुई है, और ऐसे में अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। इसलिए आज इन दोनों को असल में बीजेपी का शुक्रिया कहना चाहिए कि बीजेपी ने ऐसी स्थिति वहां पर बना दी कि ये दोनों नेता अब एक साथ आ रहे हैं। और ये क्यों आ रहे हैं, देखिए ये भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र में अब से 21 दिन के बाद 15 जनवरी को मुंबई के बीएमसी, पुणे और नासिक सहित 29 नगर निगमों के चुनाव होने वाले हैं, और अब ये दोनों भाई मिलकर कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि निगम के चुनाव लड़ेंगे। और उद्धव और राज ठाकरे आज एक साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में भी पहुंचे, और दोनों ने बाला साहब ठाकरे को वहां पर श्रद्धांजलि दी। अब यह अलग बात है कि आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा क्या सोचती होगी जब उन्होंने आज इन दोनों को वहां एक साथ देखा होगा, लेकिन 20 साल के बाद। इसके बाद इन दोनों भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज इन दोनों भाइयों के बच्चे यानी उनके बेटे, उनके दोनों परिवार वहां पर मौजूद थे, और दोनों भाइयों को राज ठाकरे की मां कुंडा ठाकरे ने जीत का आशीर्वाद दिया। अब आपको आज की इन दोनों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अब देखिए, दोनों भाइयों के गठबंधन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक इनके गठबंधन में कांग्रेस शामिल होगी कि नहीं ये नहीं पता, एनसीपी शामिल होगी कि नहीं ये भी स्पष्ट नहीं है, और उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ये तीनों महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सदस्य रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे किसी भी गठबंधन के कभी सदस्य नहीं रहे। और अब ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन से अपनी एक दूरी बना ली है, और अब वो राज ठाकरे के साथ शायद आगे बढ़कर चुनाव लड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों भाई एक साथ आए क्यों। तो असल में उद्धव ठाकरे को जब शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद 2005 में राज ठाकरे नाराज हो गए थे, और तब उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और 2006 में उन्होंने अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से एक अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उसके बाद से ही ये पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। 2009 में राज ठाकरे ने जब पहली बार इस पार्टी के जरिए विधानसभा चुनाव लड़ा तो सिर्फ 13 सीटें उन्होंने जीती, और उसके बाद से तो स्थिति और खराब हो गई, और पिछले साल विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, और उनके बेटे अमित ठाकरे खुद भी चुनाव हार गए थे। तो पार्टी का वोट शेयर जो है उनका घटकर 2% से भी नीचे रह गया। तो अब आप समझ लीजिए 2% से भी नीचे की पार्टी है वो। इसी तरह शिवसेना का जो प्रदर्शन है वो भी बहुत कमजोर होता चला गया, खास तौर पर जब से शिवसेना बीजेपी से अलग हुई है तब से उसका प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ है। 2024 के विधानसभा चुनाव को अगर मैं देखूं तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ 20 सीटें जीत पाई थी, और एक तरफ ये दोनों ठाकरे भाई राजनीतिक रूप से बड़े कमजोर हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है।
वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 46 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में उसने 132 सीटें जीत ली। ये कितनी बड़ी बात है। बीजेपी का वोट शेयर भी इस दौरान 14% से बढ़कर 27% पहुंच गया। और पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के 288 सीटों के जब नतीजे आए तो उसमें महायुति यानी एनडीए ने 207 सीटें जीती, जबकि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ने मिलकर सिर्फ 44 सीटें जीती। दिलचस्प बात यह रही कि इस निकाय चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 53 सीटें मिली और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ 9 सीटें जीत पाई। ये आंकड़े बताते हैं कि आज महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों ठाकरे भाई एक प्रकार से हाशिए पर पहुंच गए हैं। ऐसे में अगर ये दोनों भाई साथ आकर किसी भी तरीके से, ऐसा लगता है कि सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना चाहते हैं और मुद्दा इस बार भी वही पुराना है, मराठी अस्मिता का मुद्दा वो फिर से लोगों के सामने लाना चाहते हैं और उसी मुद्दे पर अपना ये लेटेस्ट दांव खेलना चाहते हैं। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून, मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही, शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत। एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता, ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। तो हमने ये तो बता दिया कि ये दोनों भाई एक साथ क्यों आए हैं, क्योंकि दोनों की ताकत बहुत कम हो गई है, ताकत अब बची ही नहीं है। दूसरी बात यह है टाइमिंग को लेकर, पहले के साथ में क्यों नहीं आए और अभी क्यों आ रहे हैं, तो उसका कारण है 1 साल पहले तक दोनों ने अलग अलग महाराष्ट्र चुनाव लड़ा था। अपनी ताकत इन्होंने देख ली और इन्हें समझ में आ गया कि ताकत बची नहीं है। लेकिन अब बीएमसी का चुनाव आने वाला है और बीएमसी का जो सालाना बजट है वो 75,000 करोड़ रुपए का है और ये बजट गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों के बजट से भी बड़ा है। और ऐसा कहा जाता है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीएमसी का चुनाव जो जीतता है, असल में मुंबई भी वही चलाता है। इसलिए ये दोनों मुंबई चलाना चाहते हैं। बीएमसी पर वर्ष 1997 से ही लगातार शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन 2017 के बाद उसकी पकड़ कमजोर होने लगी और आखिरी बार वर्ष 2017 में ही बीएमसी का चुनाव भी हुआ था और उस समय बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर ये चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में बीजेपी ने 82 सीटें जीती थी और शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, यानी दोनों पार्टियां लगभग बराबरी पर थीं। लेकिन अब बीजेपी और उद्धव ठाकरे अलग अलग हो चुके हैं। 2 हिस्सों में टूटने की वजह से शिवसेना अब बहुत कमजोर हो चुकी है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे बीएमसी का चुनाव भी हार जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में उनके लिए कुछ खास बचेगा नहीं। दूसरी तरफ राज ठाकरे विधानसभा चुनाव में 0 पर आ गए, एक भी सीट वो जीत नहीं पाए। उनका अपना बेटा चुनाव हार गया। बीएमसी चुनाव में भी अगर वो कुछ नहीं कर पाए और लगातार उनकी सीटें घटती चली गई तो इसका असर उनकी पार्टी पर बहुत बुरा पड़ेगा। 2017 में जब बीएमसी का चुनाव हुआ था तो उसमें राज ठाकरे की पार्टी सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी। इसलिए अब दोनों भाई मिलकर किसी भी तरह बीएमसी का चुनाव जीतना चाहते हैं ताकि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका वजूद बना रहे। और अब सवाल यह है कि इन दोनों भाइयों के साथ आने का असर कुछ होगा भी या नहीं। मराठी मतदाता एकजुट होंगे या नहीं, यह देखना होगा, क्योंकि अब तक उद्धव और राज ठाकरे की वजह से मराठी वोट बंट जाते थे।
मुंबई में मराठी भाषा बोलने वाले करीब 35% लोग हैं और ठाकरे बंधुओं की एकजुटता से एकनाथ शिंदे पर भी अब दबाव बढ़ेगा, क्योंकि मुंबई में उनका वोट बैंक वही रहा है जो पहले ठाकरे परिवार का वोट बैंक एक जमाने में हुआ करता था। तो अब एक ही वोट बैंक के 3 दावेदार हैं। उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं और एकनाथ शिंदे भी उसी वोट बैंक के दावेदार हैं। अभी तक बीएमसी का चुनाव एनडीए के पक्ष में हमेशा एक तरफा माना जाता था, क्योंकि पहले बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब इस बार एनडीए को भी चुनौती मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि दोनों भाई अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की एक आखिरी लड़ाई इस समय लड़ रहे हैं। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है, मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी, हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। अब ये देखिए कि शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले इस गठबंधन के बारे में क्या कहती है। महाराष्ट्र में हर कॉर्पोरेशन इलेक्शन में ऐसा होता है, थोड़ा डेटा देखिए, हर 5 साल का यही होता है, कब सब साथ में आते हैं, कब कई अलग से लड़ते हैं। तो महाराष्ट्र में हमेशा हुआ है। आपको याद होगा पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था 7 साल पहले, तब शिवसेना और ये बीजेपी साथ में सरकार में थी, लेकिन इलेक्शन अलग लड़ा था। तो ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हमेशा होता है। अब इससे पहले कि मैं आपको अगली खबर दिखाऊं, आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां मैं इस समय खड़ा हूं, इसे बड़ा ताल कहते हैं। जो झील मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसे बड़ा ताल कहते हैं। इसका दूसरा नाम है भोज ताल, और इसे राजा भोज ने बनवाया था। और ये जो ताल है, जो झील है, लगभग 1000 वर्ष पुरानी झील है। और क्योंकि झील के किनारे खड़े हैं तो मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सर्दी है, यहाँ पर पोल्यूशन का कोई नामो निशान नहीं है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ इस लेक व्यू पॉइंट पर खड़े होकर इस जगह से आपको जो मैं खबरें सुना रहा हूँ उसका आनंद ही अलग है। ये एक अलग अनुभव है। मुझे लगता है आपके लिए भी एक अलग अनुभव होगा कि आप एक झील किनारे एक न्यूज़ एंकर से आज खबरें सुन रहे हैं। और मेरे लिए भी एक बिल्कुल अलग अनुभव है कि मैं स्टूडियो से बाहर निकलकर एक इतनी खूबसूरत सी जगह पर खड़ा हुआ हूँ, और ये बिल्कुल लाइव सिचुएशन है। यहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं जो हमें इस समय यहाँ लाइव देख रहे हैं, जो भोपाल के लोग हैं जो यहाँ आसपास से आ गए हमें देखने के लिए। तो ये न्यूज़ का, खबरों का, कहानियों का एक बिल्कुल अलग अनुभव है। और मैं आपको कहूँगा कि अगली बार जब आप कहीं छुट्टियों पर जाएं तो आपको भोपाल की इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए। आपको बड़ा आनंद आएगा जब आप यहाँ पर बैठेंगे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, यहाँ पर बैठकर आइसक्रीम खाएंगे या और कुछ अपना मनपसंद भोजन आप यहाँ पर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज ये हमने एक नया अनुभव आपके लिए पेश करने की कोशिश की है, जिसमें न्यूज़ भी है और इसमें खूबसूरत जगहें भी हैं। अब आज की एक और बड़ी खबर आपको बताता हूँ, और वो है इसरो के बारे में, क्योंकि आज इसरो ने अपना अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया है और इसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। आप जानते हैं इस सैटेलाइट का वजन
लगभग 6100 किलोग्राम है। 6100 किलोग्राम का वजन है इसका। और इस सैटेलाइट को अमेरिका ने बनाया है। ये अमेरिका का सैटेलाइट है। वहां की एक कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, ये इस कंपनी ने बनाया है। और सबसे खास बात यह है कि अमेरिका की इस कंपनी ने इसरो के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर रॉकेट की मदद से अपने इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M6। आप इसे LVM-3 भी कह सकते हैं। और हमारे लिए फख्र की बात यह है कि अमेरिका का एक सैटेलाइट अब इसरो लॉन्च कर रहा है। इससे पहले इसरो ने 5800 किलोग्राम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो एक नया रिकॉर्ड बनाया था तब। लेकिन इस बार इसरो ने अपने पिछले रिकॉर्ड से भी 300 किलोग्राम ज्यादा वजन वाले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, और हमारे देश के लिए सिर्फ एक सैटेलाइट का लॉन्च नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत की एक बहुत बड़ी उड़ान है। 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. Both S200 motors separated. Required data. Payload fairing separated. Bluebird Block 2 satellite separated. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission successfully accomplished. तो अभी ये जो सैटेलाइट का लॉन्च आपने देखा, ये ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट जो है, ये अंतरिक्ष की ऐसी कक्षा में रहेगा जो पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है। और आपका स्मार्टफोन सीधे अंतरिक्ष में मौजूद इस सैटेलाइट से कनेक्ट होकर कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएगा। कई बार आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आपके स्मार्टफोन को सिग्नल नहीं मिलते। आप अक्सर कई बार ये कहते हैं कि मैं खराब सिग्नल के जोन में आ गया हूं, अचानक से आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है, आपका इंटरनेट काम करना बंद कर देता है, और आप सोचते हैं कि यहां पर जो सिग्नल हैं वो बड़े कमजोर हैं। लेकिन अब जब ये सैटेलाइट आ जाएगा तो ये आपको कभी भी अपने मोबाइल फोन के सिग्नल से दूर नहीं होने देगा। आपको कभी भी खराब सिग्नल का जोन अब नहीं मिलेगा। यानी चाहे जंगल हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, कोई रेगिस्तान हो, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो अब कोई भी सिग्नल आपका ना फेल होगा ना कमजोर होगा। पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रशिया और चीन ही ऐसे देश हैं जो इतना भारी और अत्याधुनिक सैटेलाइट खुद अपने रॉकेट से लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। और यह क्षमता अब भारत के पास भी है। यह क्षमता यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के पास भी है। और अब भारत इस क्लब में नया देश बना है जो 6100 किलोग्राम के सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता रखता है। अब बड़ा सवाल यह है कि खुद अमेरिका भी इतने बड़े बड़े और भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में बहुत सक्षम है। अमेरिका के पास नासा जैसी एजेंसी है, फिर भी अमेरिका की कंपनी ने अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत के इसरो को क्यों चुना? तो इसका जवाब है कम लागत और 100% भरोसा और सक्सेस रेट। अमेरिका अगर इसे अपने फैल्कन रॉकेट से लॉन्च करता तो उसकी लागत आती लगभग 6300 करोड़ रुपए, अगर अमेरिका इसे अपने रॉकेट से लॉन्च करता। जबकि इसी सैटेलाइट को भारत के इसरो से लॉन्च करने की लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए है, यानी आधे से भी कम। दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस का बाजार वर्ष 2023 में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2030 तक 4 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, यानी दुगने से भी ज्यादा ये आगे चलकर हो जाएगा। अभी इस बाजार में भारत का हिस्सा वैसे तो सिर्फ 2% है, लेकिन वर्ष 2035 तक भारत इसे 8 से 10% तक यानी अपने हिस्से को ले जा सकता है। और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो सैटेलाइट लॉन्चिंग की कम कीमत की वजह से, कम लागत की वजह से इस बाजार में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकती है। The year 2025 was a very exciting year of achievement and accomplishment. We had the NISR mission, CMS-03 mission,
and of course today we have got the Bluebird Block 2 mission, and other than that, lot of achievements were done. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, the next year is promising, going to be more exciting, and we have got lot of responsibility to accomplish lot of important missions. The major missions are the uncrewed Gaganyaan missions we have to accomplish, and we are getting towards that. And also, the government of India has given lot of new approvals, and we have to accelerate the activities related to the approved new projects like Chandrayaan 4, Chandrayaan 5, and Indian Space Station, Venus Orbiter Mission, and Next Generation Launcher, and so on. 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. तो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज है। एक और उपलब्धि आज हमारी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे आकाश के नए अवतार के बारे में। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर, जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो भोपाल में इस खूबसूरत जगह पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब है यहां से आपके लिए आखिरी खबर, जो एक और हमारी बड़ी उपलब्धि है। अब आपको भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की नई कामयाबी के बारे में हम बताएंगे, और इसका नाम है आकाश नेक्स्ट जनरेशन। भारतीय सेना ने कल यानी 23 दिसंबर को उड़ीसा में आकाश के इस नए अवतार का सफल परीक्षण किया है, जिसमें इस सिस्टम ने अलग अलग दूरी और ऊंचाइयों पर मौजूद लक्ष्यों पर सटीक तरीके से हमला किया। इसमें जमीन के बहुत करीब यानी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्य और लंबी दूरी पर आसमान में ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्य भी शामिल थे। और ये एयर डिफेंस सिस्टम 80 किलोमीटर की रेंज में फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स को नष्ट करने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिस्टम एक साथ 10 टारगेट्स पर हमला करके उन्हें नष्ट कर सकता है, जबकि इससे पहले आकाश सिस्टम की मदद से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी तक हमला किया जा सकता था। यानी अब इसकी रेंज करीब 3 गुना हो चुकी है। 5, 4, 3, 2, 1, now. -4, 3, 2, 1, now. Taken off. अब मैं एक और छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आप भी एक छोटा ब्रेक लीजिए। हालांकि मैं यहां शुद्ध हवा में सांस लूंगा, इस मौसम का थोड़ा और आनंद लूंगा और फिर वापस आपके पास लौटता हूं।
जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित भारत। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई, तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान, और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन नन्ही सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो भोपाल में इस 1000 वर्ष पुरानी झील से आज इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। लेकिन कल रात 9 बजे मैं स्टूडियो में रहूंगा और वहां से आपके लिए डिकोड पेश करूंगा। लेकिन बहुत जल्द भारत के एक और शहर में हम जाएंगे और वहां से किसी और खूबसूरत सी जगह से आपके साथ एक और ऐसा ही न्यूज़ का प्रयोग करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। हालांकि जब आप बाहर से इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करते हैं तो आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी उतनी बेहतर नहीं काम करती है जितना कि स्टूडियो में करती है। स्टूडियो में जो हमारा पूरा माहौल होता है बड़ा कंट्रोल्ड होता है, उस समय टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होती है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो अक्सर टेक्नोलॉजी भी कई बार धोखा दे देती है। लेकिन ये एक अलग अनुभव है और बाहर से शो करने का मज़ा ही ये है कि आप टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं रह सकते, कई बार मौसम के भरोसे भी नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी एक रियल टाइम में एक रियलिटी शो जैसा न्यूज़ का शो आपको देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ